नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपको कब किस बात से कितना होगा तनाव, जानने के लिए देखिए कालचक्र। हम में से सभी लोगों के अंदर किसी न किसी बात को लेकर कभी डर, घबराहट या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस का माहौल बन जाता है। लेकिन स्ट्रेस अगर हल्का फुल्का हो तो चलता है, लेकिन यही स्ट्रेस अगर जरूरत से ज्यादा हो तो ये आपके और हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी घटेगी, काम बिगड़ेंगे, आत्मविश्वास कमजोर होगा और आपका आज और आने वाला कल प्रभावित होगा। आखिर आपके स्ट्रेस का क्या है कारण, कौन सा ग्रह है इसके पीछे, साथ ही स्ट्रेस को दूर करने का क्या है बेहतरीन उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कई लोगों को ऐसा देखा गया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी वो एक अलग से ही माइंडसेट में रहते हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। तो क्या ये भी ग्रहों के प्रभाव से होता है? देखो, कहते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप किए लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। कबीर दास जी कहते हैं कि चिंता एक ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति की बुद्धिमत्ता समाप्त हो जाती है। गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष हो। मनुष्य का मन जो है उसके बंधन और मोक्ष का कारण है जी। इसी को अगर दूसरे शब्दों में समझा जाए तो एक कहावत है हमारे पूर्वांचल में कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी। तो ये मन क्या है, मन कैसे जीतता है, कैसे हारता है? जब मन विषेंद्रियों के वशीभूत हो जाता है, अर्थात मन आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा के वशीभूत हो जाता है तो ये हार जाता है। और जब ये इन इंद्रियों को अपने बस में रखता है तब ये जीत जाता है। अगर इंद्रियों पर मन का आधिपत्य है तो मन जीता हुआ है, और इंद्रियों के वशीभूत अगर मन है तो मन हारा हुआ है। सीधी सी एक लाइन की बात है जी। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बीज, औषधि, जल और ब्राह्मणों का राजा बनाया। चंद्रमा के घटने बढ़ने को व्यक्ति के मस्तिष्क के साथ संबंध देखा गया है। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। चंद्रमा की 16 जो तिथियां हैं, परिवार से लेकर पूर्णिमा तक और एक अमावस्या, ये 16 तिथियां चंद्रमा की 16 कला कही जाती हैं। तो शुक्ल पक्ष में मनुष्य का मस्तिष्क जागरूक होता है। इन दिनों व्यक्ति को अच्छी नींद आती है। चंद्रमा का अपनी तिथियों के अनुसार संपूर्ण प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा मन का अधिष्ठाता है। मन की कल्पना शक्ति चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। चंद्रमा सुख स्थान और माता का भी कारक है। शारीरिक स्थिति में ये जल ग्रह होने के कारण निमोनिया या कफ जनित रोग, सर्दी जुकाम का सूचक भी है। कुंडली में जिन लोगों का चंद्रमा निर्बल अर्थात कमजोर होता है, उनको बहुत जल्दी सर्दी जुकाम होती है। रक्त प्रवाह और हृदय ये चंद्रमा के अधिकृत क्षेत्र हैं। चंद्रमा द्विस्वभाव राशि में जब रहता है तो ये कभी पापक ग्रहों जैसा फल देता है और कभी शुभ ग्रह जैसा फल देता है। ये द्विस्वभाव राशियां हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन। ये बात समझ के रखिएगा। ये 4 राशियां द्विस्वभाव राशि हैं। इनके 2 स्वभाव होते हैं। शुरू के 15 अंश जो है चरका और बाद के 15 अंश स्थिर का फल देती हैं। तो ऐसे में चंद्रमा कभी शुभ ग्रह बन जाता है और कभी पापक ग्रह का फल देता है। शुक्ल पक्ष की 10वीं से कृष्ण पक्ष की 5वीं तक अर्थात 10 दिनों तक चंद्रमा पूर्ण रूपेण प्रकाशमान रहता है, जिसके कारण चंद्रमा बलवान माना जाता है। चंद्रमा को पश्चिम दिशा का स्वामी माना गया है। चंद्रमा कर्क राशि में उच्च का, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का, कर्क राशि में स्वगृही और वृश्चिक राशि में नीच का माना
जाता है। चंद्रमा वृषभ राशि के 3 अंश तक उच्च का होता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म ऐसे ही योग में हुआ था और भगवान राम का जन्म कर्क के चंद्रमा में हुआ था। कर्क का भी चंद्रमा बहुत सुंदर होता है। वृषभ का चंद्रमा तो सर्वोत्तम होता है। 3 ग्रह हिमकर सहित पड़े चक्र जगमाहि, बिना कृष्ण के जन्म के होय योग यह नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दार्थ प्रकाश में लिखा है कि चंद्रमा सहित अगर 3 ग्रह उच्च के हों और चंद्रमा भी उच्चांशक में हो तो बिना कृष्ण के जन्म के ये योग नहीं बनता है। तो चंद्रमा उच्च राशि का कुंडली में हो तो व्यक्ति मीठा खाने का शौकीन होता है। चंद्रमा नीच राशि वृश्चिक राशि का हो तो धर्म बुद्धि का नाश करता है और दुख देता है। चंद्रमा शुक्र के साथ हो तो माँ के प्यार और सुख से व्यक्ति वंचित हो जाता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि का शुक्र के साथ हो तो ऐसे व्यक्ति की माँ बाल्यकाल में ही मर जाती है। जिनकी पाचन क्रिया सामान्य की तुलना में मंद है, जिनका डाइजेशन बहुत ही धीमा है, जिन लोगों को खाने के बाद नींद आने लगती है, आलस्य आने लगती है, हल्का सा नशा जैसे भोजन करने के बाद महसूस होता है, ऐसे लोगों पर चंद्रमा के निर्बलता का प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन ऐसे लोगों पर पूर्णिमा का भी प्रभाव मुख्य रूप से देखा जाता है। पूर्णिमा माने एक तिथि है। पूर्णिमा के कारण इन लोगों के शरीर में न्यूरॉन सेल्स और भी कम गति से काम करते हैं, जिसके कारण इनको पाचन संबंधी समस्याएं आती हैं। ऐसे में पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से काफ़ी लाभ मिलता है। और जो लोग पूर्णिमा के दिन पूरे दिन व्रत करके सायंकाल के बाद भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं, कथा को सुनते हैं, पंचामृत का सेवन करते हैं, वो लोग इस धरती पर सुखी रहते हैं और उनका अगला जन्म भी अच्छा होता है। तो देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहते हैं मन जैसा ना मित्र, न मन जैसा शत्रु। गीता में कहते हैं ध्यायतो विषयः पुंसः संघस्तेषु उपजायते, संघात संजायते कामः, कामः क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवत् सम्मोहम्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात अगर आदमी आत्महत्या भी करता है तो उसके पीछे उसका मन ही जिम्मेदार है। इसलिए मन का इंद्रियों पर नियंत्रण रहे और मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण रहे और बुद्धि के ऊपर विवेक का नियंत्रण रहे, तभी श्रेष्ठ मानव जीवन हो सकता है। मुझे विश्वास है आप हमारे दर्शक हैं, आप बहुत गंभीरता से हमें देखते हैं। जितना गंभीरता से हम कार्यक्रम करते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा गंभीरता से आप कार्यक्रम को सुनते हैं। कभी कभी आप लोग जब मिलते हैं और आप लोग जब एक छोटी छोटी बातों को भी बताते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये कितना ध्यानमग्न होकर के कार्यक्रम को आप लोग देखते हैं कि छोटी छोटी बातें भी आपसे इधर उधर नहीं होने पाती हैं। तो कहने का मतलब, अगर आपको लगता है कि आपका मन इंद्रियों के वशीभूत रहता है, आपका मन भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है, भविष्य को लेकर के चिंतित रहता है, तो आपको अब सोच लेना है कि आपको बिल्कुल डरना नहीं है और इंद्रियों को मन के वशीभूत करने की कोशिश करना है और मन को बुद्धि के वशीभूत करने का अभ्यास करना है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आजकल स्ट्रेस बहुत कॉमन है और स्ट्रेस के पीछे ग्रह कैसे अपना असर दिखाते हैं, यही आज हम पंडित जी से जान रहे हैं। चंद्रमा के बारे में हमने जाना, और भी ग्रह के बारे में जानेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कालचक्र दर्शक जितेंद्र जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी सुरेंद्र जी जुड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, आपके लिए मेरे मन में बहुत श्रद्धा, इज्जत, मान सम्मान है और मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर देखता हूँ। धन्यवाद। आज मुझे अपने पुत्र के बारे में पूछना है। उसका नाम है अंकित अग्रवाल जी और डेट ऑफ बर्थ है 17/9/1984। जी समय है 19.10। जी सर, इसकी शादी 13 मार्च 2013 में हुई थी।
हेलो। जी। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, बोलिए तब सूरज से जी। तब से पंडित जी, ना तो आपस में ना घर वालों से पत्नी का व्यवहार सही रहा है, और आगे मेरा जीवन क्या होगा ये जानना चाहता हूँ। देखिए सुरेंद्र जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है वो है बुध, और उससे सप्तम भाव का स्वामी है बृहस्पति। बुध और बृहस्पति, अब बृहस्पति को हम देख रहे हैं ना, तो बृहस्पति शुक्र और मंगल की साथ युति कर रहा है राहु शनि के मध्य में। तो बहू का जो आपके स्थान है उसके आगे पीछे के स्थान में जो राहु और शनि की स्थिति है, वो इस बात का संकेत करती है कि ऐसा व्यक्ति स्वकेंद्रित होता है। स्वकेंद्रित मतलब उसको अपने शरीर और अपने सुख से केवल मतलब होता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली नहीं माना जा सकता है। तो कहने का आशय ये है कि सुरेंद्र जी, आप अपने बारे में तो चिंता मत करिए, आपके लिए तो ईश्वर आपके साथ है। जैसे आपका यहाँ तक जीवन अच्छा चला है वैसे आगे भी चलेगा, लेकिन बहू और बेटे का भविष्य अच्छा हो, इसके लिए आपको रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके प्रभु श्री राम से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, आप इन दोनों को सद्बुद्धि दीजिए। और मुझे विश्वास है कि ये प्रार्थना अगर 1 साल लगातार की जाएगी तो इसका असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ उड़ीसा से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ राम आत्रेय हैं जी। स्वागत है आपका, पूछ लीजिए अपना प्रश्न। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे। पंडित जी, हमको 3 बच्चियों के बारे में पूछना है। पहला बच्ची का जन्म है 14/7/1999, दिन बुधवार, टाइम 4 बजे, बड़ा ऑपरेशन से हुआ है, औरंगाबाद बिहार। और एक बच्ची का नाम है अनु, 25/1/2003, टाइम 5 बजे है, दिन है रविवार। और तीसरा बच्ची का है 22/6/2005, टाइम 3 बजे, दिन बुधवार। इनका पढ़ाई के बारे में जानकारी लेना है और वैवाहिक जीवन कैसा होगा इसके बारे में जानकारी लेना है। चलिए, मैं सबसे पहले आपको आपके बड़े संतान के बारे में बताना चाहता हूं। इनको आप तकनीकी शिक्षा दीजिए, इनको आप BCA MCA करवाइए, इनको आप कंप्यूटर की शिक्षा दीजिए, इनको आप हार्डवेयर की शिक्षा दीजिए, तो निश्चित रूप से ये अपने जीवन को बहुत अच्छे से और अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। जहाँ तक आपके दूसरी संतान पुत्री का प्रश्न है, तो मंगल गुरु शुक्र के साथ है। इसकी सेहत बहुत अच्छी नहीं रहती है, पढ़ने में अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी अगर इसके लिए चाहिए तो आप इसे मेडिकल फील्ड से या फिर नर्सिंग के फील्ड से जुड़ा हुआ शिक्षा दिलवाइए, तब इसका आजीविका का भाव अच्छा होगा। विवाह की जहाँ तक बात है, तो ये लड़की स्वतः से वर पसंद करके अपना विवाह करेगी, ऐसा योग बनता है। तीसरी लड़की के बारे में जो आपका प्रश्न है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि बुधादित्य योग है, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। टीचर या बैंकिंग के क्षेत्र में नौकरी करने का भी योग बना हुआ है। बहुत ही धीर गंभीर है, सच बोलती है और किसी चीज़ की डिमांडिंग नहीं है। तो ये लड़की आपकी निसंदेह बहुत ही भाग्यशाली है। जय मां विंध्यवासिनी। तो स्ट्रेस आखिर क्यों होता है, किन ग्रहों के प्रभाव से होता है, आज पंडित जी हमें ये बता रहे हैं। चंद्रमा का आपकी मानसिक स्थिति पर बहुत गहरा नाता है, ये पंडित जी ने हमें बताया। और आइए अब बात करते हैं कि चंद्रमा के साथ उन ग्रहों की भी बात जो मानसिक तौर पर आपको परेशान कर सकते हैं। तो पंडित जी, और भी ग्रह हैं क्या जो स्ट्रेस देते हैं? दधि शंखम तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुट धारणम। भाई, चंद्रमा जो है इस संसार का बीज है। जिस तरह से सूर्य के अनुपस्थिति में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसी तरह से चंद्रमा के बिना भी सृष्टि की कल्पना नहीं हो सकती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति है, अर्थात एक ही राशि में चंद्रमा और राहु दोनों विद्यमान हैं, तो ऐसा व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागता है। लेकिन ये डिग्री का अंतर दोनों में 15 से ज़्यादा होना चाहिए।
मतलब चंद्रमा अगर 5 डिग्री पर है तो राहु को 20 डिग्री के ऊपर होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति हर समय तनाव में रहता है। तनाव का कारण, ऐसा व्यक्ति कोई डिसीजन लेने में हर समय दुविधा में फंस जाता है। कुंडली में राहु और चंद्रमा एक साथ हो तो व्यक्ति का मन जो होता है एक अबोध बच्चे जैसा होता है, चंचल। ऐसा व्यक्ति किसी भी बात के लिए धैर्यवान नहीं रहता है, बल्कि अधीर हो उठता है और शांत नहीं बैठ पाता है। और ऐसे लोग अगर आलसी हो जाएं या उनका काम में मन ना लगे तो ऐसे लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन, एंजाइटी के भी शिकार होते हैं। जिनकी कुंडली में राहु और चंद्रमा की युति हो, उनको हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। और ऐसे लोग जितना खाली बैठेंगे उतना ही तनाव बढ़ेगा। कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति होने पर व्यक्ति कभी खुश नहीं रह पाता है, लेकिन अगर दोनों की डिग्री 10 के अंदर है तो, अगर 10 से ज़्यादा डिग्री का डिफरेंस है तो आदमी खुश भी रहता है। सब कुछ होने के बावजूद ऐसा आदमी जिसका शनि और चंद्रमा सन्निकट हों परेशान रहता है। रात में सपने बुरे आते हैं, भूत प्रेत के सपने आते हैं, पुराने घर के सपने आते हैं, कुल खानदान के मरे हुए लोगों के सपने आते हैं, खाना बनता हुआ दिखाई देता है, स्वप्न में विवाह होता हुआ दिखाई देता है। और उसका परिणाम होता है कि घर के प्रत्येक लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है, रात में ठीक से नींद नहीं आती। कुंडली में चंद्रमा, बुध और गुरु अगर ये ग्रह कमजोर हैं तो आदमी बहुत आसानी से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। डिप्रेशन क्या है? मन की अवसाद की स्थिति, नकारात्मक सोच का हावी हो जाना, यही डिप्रेशन है। कुंडली में चंद्र बुध की युति हो, चंद्र बुध आपस में नैसर्गिक शत्रु हैं, ध्यान रखिएगा, और इन पर शनि, राहु या केतु का प्रभाव भी हो तो ऐसा आदमी बहुत जल्दी तनाव में चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को एक एक शब्द जो है बेचैन करने के लिए काफी होते हैं। और ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में आकर के खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। मैंने तो देखा है कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्र बुध की युति हो और शनि राहु की दृष्टि हो चंद्रमा पर, ऐसे लोगों की जो हाथ की रेखा होती है, तो ये नीचे वाली जो जीवन रेखा देख रहे हैं ना, इसके ऊपर ये मस्तिष्क रेखा है। ये मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा को घेर करके नीचे आती है। ऐसा आदमी सुसाइडल अटेम्प्ट करने वाला, आत्महत्या करने वाला, अपने जीवन को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। ये बात दूसरी है कि हो सकता है कि वो आत्महत्या के प्रयास में मरे ना, लेकिन बदनामी तो हो जाती है, तकलीफ तो मिल जाती है, क्योंकि ये शनि राहु का बहुत बुरा प्रभाव है। और ऐसी कुंडली कभी भी किसी को भी अगर दिख रही है आपके परिवार में, तो आपको चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को आप बताएं कि वो भगवान शिव की उपासना शुरू कर दे। ओम नमः शिवाय का बोल बोल करके 24 मिनट जप करना शुरू कर दे। अगर ये ओम नमः शिवाय का जप 3 वर्षों तक लगातार कर दिया जाए 24 मिनट तक, तो ये दोष जिंदगी भर के लिए समाप्त हो जाता है। कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ हों तो व्यक्ति छोटे छोटे तनाव से भी डिप्रेशन में आ जाता है। चंद्रमा शनि यदि 8वें भाव में बैठा हो तो ऐसा आदमी अपने पिता की दूसरी पत्नी से पैदा होता है। उसकी पहली माँ या तो मर गई होती है या तो छूट गई होती है, उसके पिता का दूसरा विवाह होता है, उससे वो पैदा होता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, आप किसी भी जन्म कुंडली में मिला लीजिएगा। 8वें भाव में यदि चंद्रमा शनि के साथ हो तो ऐसा होता है। और ऐसे व्यक्ति की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है, जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति बहुत भावुक हो जाता है। उसको अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को पाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। ऐसे लोगों का भाग्योदय भी देर में होता है, और भाग्योदय देर में होता है तो ये तनाव का कारण बनता है। तो कहने का मतलब ये है
कि अगर किसी ने चंद्रमा का बल अनुमान लगा लिया कि चंद्रमा मजबूत है, बलवान है, शुभ है या अशुभ है, चंद्रमा की स्थिति इस जातक के ऊपर क्या है, तो आप समझिए कि ऐसा व्यक्ति निसंदेह भविष्य कथन में सफल होगा। और यदि चंद्रमा का बल पुरुषार्थ जाने बिना किसी प्रकार की भविष्यवाणी की जाए तो वो अधूरी भविष्यवाणी होती है। वो न तो यश को देने वाली होती है और न संसार का कल्याण कर सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी हम सभी को स्ट्रेस का ज्योतिषीय कारण और उसे दूर करने के ज्योतिषीय उपाय भी बता रहे हैं। आइए अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं उस ग्रह की जो चंद्रमा के साथ मिलकर आपको एक अलग तरह का स्ट्रेस दे देता है। तो पंडित जी, कौन से वो ग्रह हैं जो अलग तरीके के स्ट्रेस देते हैं, बीमारी देते हैं? देखिए, ऐसा है कि चंद्रमा के साथ जिस तरह के ग्रह का संबंध होता है उस तरह के रोग और बीमारियां भी मनुष्य के शरीर में होती हैं। जैसे अगर कुंडली में चंद्रमा और केतु की युति हो, अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ चंद्रमा और केतु एक ही राशि में हो, तो इसको कहते हैं ग्रहण योग। ऐसे में व्यक्ति के मन मस्तिष्क में हर समय तनाव बना रहता है, एवरी टाइम। केतु सोचने समझने के अवचेतन मन की शक्ति है। इसलिए कुंडली में अगर चंद्रमा और केतु एक साथ हों तो व्यक्ति बिना किसी कारण के भी डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे लोग अचानक फैसला लेते हैं और इससे तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि इनके फैसले सही नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति को हर समय अपना एक मार्गदर्शक नियुक्त करना चाहिए और अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय को लेने के पहले उसे अपने मार्गदर्शक से सलाह लेनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति कभी भी डिसीजन लेने में सामर्थ्यवान नहीं हो पाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी अलग ही दुनिया और सोच में खोया रहता है। जब कुंडली में चंद्रमा पर मंगल ग्रह का प्रभाव हो तो व्यक्ति में सहन शक्ति की कमी होती है और ऐसा व्यक्ति विपरीत परिस्थिति आने पर बहुत जल्दी तनाव में आ जाता है। और ख़ास करके अगर बृहस्पति राहु के साथ हो जाए, चंद्रमा केतु के साथ हो जाए और दोनों परस्पर सप्तम हों तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर महापातक योग लगता है। ऐसा व्यक्ति जीव हत्या करने वाला, अधम से अधम कर्म करने वाला, पाप कर्मों में संलिप्त, दुराचरण में संलिप्त और मनुष्य के रूप में साक्षात राक्षस होता है, दानव होता है। तो इसलिए अगर जन्म कुंडली में ये सारे अशुभ योग कहीं विद्यमान हो जाएं तो डरने और घबराने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इसे ठीक करने का प्रयास करें। और ठीक कैसे किया जा सकता है? सिर्फ भगवान शिव की सामर्थ्य है, वो इसे ठीक कर सकते हैं। जैसे नित्य अगर आप शिवलिंग का स्पर्श करना शुरू कर दें, जल दूध बेलपत्र चढ़ाना शुरू कर दें, शिवलिंग का स्पर्श करना शुरू कर दें, शिवलिंग के पास घी का दिया जलाना शुरू कर दें और ओम नमः शिवाय का मंत्रोच्चार करना शुरू कर दें, तो थोड़े दिनों के अंदर ही ये ग्रहण दोष समाप्त हो जाएगा। या फिर आपको गीता के एक अध्याय का रोज पाठ करना चाहिए, उसका अर्थ समझना चाहिए, उसके अनुरूप जीवन को ढालने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि वेदव्यास ने लिखा है, गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम संति ही पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। ये कुंडली के ग्रह हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार से हैं। तो अगर आप गीता का अध्ययन करेंगे और नित्य प्राणायाम करेंगे तो ये पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है ये आपको बाधित नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो इसलिए गीता का अध्ययन इतना चमत्कार कैसे कर सकता है? तो एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूं।
जैसे गीता के 16वें अध्याय में 3 श्लोक में भगवान ने दैवी संपदा के मनुष्यों का वर्णन किया है। भगवान ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, ये सृष्टि 2 प्रकार की है, एक दैवी एक आसुरी, एक देवताओं की सृष्टि है, एक राक्षसों की सृष्टि है। तो पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि दैवी संपदा के लोग कैसे होते हैं, उनके कौन से गुण होते हैं। इसे गीता के 16वें अध्याय के 3 श्लोकों में बताया गया है और 24 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें पहला लक्षण है अभयम। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यमः क्रोधो तथा शांतिराजरो मेव च दया भूते स्वलोलुप्तम क्षीर मार्दव चरापलम तेज क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमानिता भवेद संपदम दैवी अभिचातस्य भारतः। तो पहला लक्षण दैवी संपदा के मनुष्य का होता है कि वो डरता नहीं है, अर्थात अभयम, वो बिल्कुल नहीं डरता है। 1000 साल बाद मरना है, अभी मृत्यु आ जाए, विश्व का सबसे बड़ा सुखी होना है या विश्व का सबसे बड़ा दुखियारा बना दिया जाए, अभी बना दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विश्व में सबसे ज्यादा सम्मान मिलने का योग बन जाए या सबसे ज्यादा अपमानित हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई डरने की बात नहीं है। जब भय समाप्त हो जाएगा शरीर से, तो सचमुच में जीने का वहीं से मतलब शुरू हो जाएगा। और जब तक बदनामी का भय, मरने का भय, गरीब होने का भय, असफल होने का भय, ये सब भय, अपमान का भय आपके मन में किसी कोने में बैठा रहेगा, तब तक आप जीवन के आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते हैं और न जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मन मस्तिष्क से भय नाम की चीज को निकालना है। अब गीता पर व्याख्या करने लगूंगा तो ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा, समय की व्यस्तता है, दूसरे दिन आगे बताऊंगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर हम गीता का अध्ययन करें और उसके अनुरूप जीवन जीने का प्रयास करें तो जन्म कुंडली के अशुभ से अशुभ प्रभावों को भी हम दूर करके एक सफल जीवन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो तनाव और स्ट्रेस के पीछे चंद्रमा का बहुत बड़ा खेल है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो पंडित जी, कुंडली में अगर चंद्रमा ग्रह की अलग अलग स्थितियां हों तो क्या उससे भी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल, चंद्रमा से बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कुंडली में चंद्रमा अगर कमजोर है तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आएगी और इस कारण से व्यक्ति हमेशा तनाव में रहेगा। मानसिक तनाव, बार बार स्वास्थ्य का बिगड़ना, लगातार अस्पताल या डॉक्टर के चक्कर लगाना चंद्रमा के कमजोर होने का लक्षण है। अगर आप ठीक हैं और आपको कोई टेंशन हुई और आपके पेट में बहुत तेज जलन हो गई तो समझ लीजिएगा ये पेट का रोग नहीं है, ये मस्तिष्क का रोग है। और मस्तिष्क का रोग नहीं है, मन का रोग है, जो आप तनाव में आते ही आपके शरीर में तेजाब बहुत तेजी से आमाशय में गिर गया और आंत में आमाशय में तेजी से ज़्यादा मात्रा में जब तेजाब पहुंचता है तो जलन उससे महसूस होती है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब आप भयभीत होते हैं, डरते हैं या तनाव में आते हैं तो शरीर की एक प्रक्रिया है जो हो ही जाता है। ऐसे में पेट का इलाज नहीं, मन का इलाज करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये दशा आपके लिए बहुत हानिकारक है तो मेरा एक कहना मानिए, जब भी आपको जलन महसूस हो, बाईं नाक बाएं हाथ की तर्जनी से बंद करिए बाईं नाक और दाहिनी नाक से सांस लेना शुरू करिए। घड़ी के टाइम से 5 से 7 मिनट तक दाहिनी नाक से सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, लेते रहिए, छोड़ते रहिए। 5-7 मिनट के अंदर आपकी जलन भी बंद हो जाएगी और आपके मन का डर भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि चंद्र स्वर को जब आप बाधित करेंगे तो सूर्य स्वर चलेगा, सूर्य स्वर चलेगा तो अपने आप तनाव दूर होगा। चंद्रमा अगर कमजोर है, वृश्चिक राशि में है
पापक ग्रहों के साथ है, पापक ग्रहों के मध्य है, पापक ग्रहों की दृष्टि में है, तो ऐसे लोगों को दिल की बीमारी होती है। मिर्गी, जिसको अपस्मार भी कहते हैं, फिट्स भी कहते हैं, या फेफड़े से जुड़ा हुआ कोई रोग, या टेंशन, डिप्रेशन, या सर्दी जुकाम, या याददाश्त का कमज़ोर होना, या मन में डर होना, बेचैनी का रोग, ये सब चंद्रमा से होते हैं। कुंडली में 8वें भाव का चंद्रमा स्वास्थ्य संबंधी तनाव देता है। कुंडली में चंद्रमा अकेला हो और उसके साथ कोई अन्य ग्रह ना हो तो भी चंद्रमा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देकर तनाव बढ़ाता है। चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा से चौथे, 7वें, 10वें कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम नाम का एक ज्योतिषमय योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला चक्रवर्ती सम्राट का बेटा भी भीख मांग के मरता है। लेकिन इस केमद्रुम योग के बहुत से केमद्रुम भंग योग भी होते हैं। इसलिए केवल चंद्रमा के आगे पीछे ग्रह न होने से या चंद्रमा से केंद्रस्थ ग्रह न होने से किसी को ये ना आप बता दें कि आपका केमद्रुम योग है और ये बहुत बुरा है। आप देखें केमद्रुम भंग योग तो नहीं बन रहा है। अगर केमद्रुम भंग योग बन रहा है तो ये अपना बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। चंद्रमा के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अगर आ रही हैं और इसके कारण तनाव भी हो रहा है तो हर रोज़ 15 मिनट तक आपको चंद्रमा का ध्यान करना चाहिए। इससे पित्त दोष भी कम होता है और शरीर में पित्त भी नियंत्रित होता है। अपने घर की छत पर चटाई डालकर रात में थोड़ी देर तक आराम करना चाहिए और चंद्रमा को देखना चाहिए। हर रोज़ 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा का ध्यान करना चाहिए। प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार हो जाएगा, रक्तचाप नियंत्रित हो जाएगा और जिन लोगों का हीमोग्लोबिन 10 से नीचे है उन्हें तो निश्चित रूप से उनका चंद्रमा कमज़ोर है। ऐसे में ऐसे लोगों को चाहिए जिनका चंद्रमा कमज़ोर है, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो नारियल का पानी जरूर पिएं। नारियल के पानी से भी चंद्रमा का प्रभाव मजबूत होता है और चंद्रमा के प्रभाव को मजबूत करने के लिए ऐसे लोगों को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्णिमा की रात में अर्घ भी दें। रक्त में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम आप करना चाहते हैं तो उससे भी चंद्रमा की उपासना से मदद मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और एक बात जान लीजिए, अगर चंद्रमा ठीक हो गया तो ज़िंदगी की आधी परेशानी तो अपने आप ठीक हो जाती है। और चंद्रमा को ठीक करने का जो सबसे बड़ा उपाय है वो ये है कि मन आपका ये इंद्रियों के अधीन न हो, मन आपका बुद्धि के अधीन हो और बुद्धि आपकी विवेक के अधीन हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। मन का कारक चंद्रमा है। मन को ठीक कर लिया, माँ को ठीक कर लिया, माँ की सेवा कर लिए, माँ का आशीर्वाद ले लिया तो चंद्रमा अपने आप ठीक हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। बेहद अहम बात पंडित जी आपने बताई है और इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि मन के साथ साथ यानी जो स्ट्रेस चंद्रमा की वजह से होती है, क्या उसका असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है? किन किन ग्रहों की युति से रिश्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है चंद्रमा के साथ? अब एक बात तो साफ है अभिलाषा, यहाँ हम तुम बैठे हुए हैं, अगर तुम्हारा चंद्रमा खराब है या हमारा चंद्रमा खराब है और हम किसी कारणवश तनाव में या डिप्रेशन में हैं जी, ठीक है, तो जब तक हम लाइव हैं ठीक है, लेकिन जो 5 मिनट का हमारा मतलब कि जो है प्रचार चलता है जी, उस समय अगर हम मुंह फुलाकर बैठे रहें या आप मुंह फुला के बैठे रहें या तनाव में रहें तो सामने वाले के ऊपर उसका बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल जी। तो अगर किसी व्यक्ति के मन पर कुछ नकारात्मक प्रभाव है तो उसका समाज पर और रिश्ते पर कैसे दूषित प्रभाव नहीं पड़ेगा? जी पड़ेगा, स्वाभाविक बात है। बिल्कुल। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर कुंडली में चंद्रमा पापक ग्रहों से युक्त है, इसके कारण घर में कलेश होकर के ही रहेगा। चंद्रमा पापक ग्रहों से पीड़ित होगा तो मन पर नियंत्रण नहीं रहेगा। चंद्रमा पापक ग्रहों के साथ राहु से युक्त हो, चंद्रमा 5वें या 8वें स्थान में हो तो घर में कलह का योग बनता है। ऐसे लोगों के घर में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर कलेश रहता है। चंद्रमा जब शनि, मंगल और राहु के साथ हो तो भी पारिवारिक कलेश के कारण तनाव देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, चंद्रमा मंगल के साथ 9वें, 10वें, 11वें भाव में अगर हो
तो ऐसे आदमी को भरपूर लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि बुरा ही बुरा होता है, लेकिन हाँ, चंद्रमा का शनि के साथ होना, राहु के साथ होना, केतु के साथ होना किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं माना जाता है। चंद्रमा कुंडली में कमजोर हो या अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को अपनी माँ से रिश्ते ठीक नहीं रहते हैं। चंद्रमा अगर कुंडली में अकेला बैठा है, उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति शांत स्वभाव का होगा। लेकिन कुंडली में चंद्रमा मंगल के साथ बैठा हो या दृष्टि संबंध बना रहा हो तो ऐसा व्यक्ति झगड़ालू और क्रोधी भी हो सकता है। कुंडली में सूर्य चंद्रमा की युति हो तो वैवाहिक जीवन में कलेश रहता है, इसको अधम योग कहते हैं। ऐसा आदमी अगर 1 रुपये की मेहनत करता है तो 75 पैसे से ज़्यादा नहीं पाता है, इसको अधम योग कहते हैं। चंद्रमा सूर्य अगर एक राशि में हो तो ये अधम योग होता है। ये तब होता है जिसका जन्म अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या के दिन जिसका जन्म होता है, चाहे दिवाली की ही अमावस्या को जन्म हो, ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जितना पसीना बहाता है उसका 75% ही अपना फल प्राप्त कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी 100% फल नहीं मिलता है। तो चलिए, कुंडली में पहले भाव में सूर्य और चंद्रमा हो तो व्यक्ति को माता पिता से दुख मिलता है। ये भी बात जानने के योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंडली में चंद्रमा के किन ग्रहों से युति होने पर आपके कामकाज पर भी बुरा असर डालता है, ये हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, रिश्तों के बारे में आपने बताया, कामकाज पे कैसे प्रभाव पड़ता है? देखिए, चंद्रमा को बीज माना गया है और समुद्र से चंद्रमा निकले हैं और समुद्र से लक्ष्मी जी। अगर इस रिश्तेदारी को देखा जाए तो एक तरह से ये भाई बहन की रिश्तेदारी बनती है। चंद्रमा के बिना अच्छी स्थिति के कभी व्यक्ति धनवान नहीं होता और चंद्रमा की निर्बल स्थिति होने पर कभी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। चंद्रमा कुंडली में अगर अग्नि तत्व की राशि में है, जैसे मेष राशि में है, सिंह राशि में है, वृश्चिक राशि में है, अग्नि तत्व की राशि में है, तो कारोबार और नौकरी में तनाव की स्थिति रहती है। देखो, ये हाथ में जो ये स्थान है हमारा, हथेली के यहाँ नीचे बाएं तरफ देख रहे हैं ना, ये चंद्र पर्वत है। हाथ में चंद्र पर्वत पर अगर टूटी हुई रेखाएं हैं, कटी हुई रेखाएं हैं, तो भी कामकाज के कारण जीवन में तनाव बढ़ेगा। कुंडली में चंद्रमा अगर शत्रु के घर में बैठा हो तो कामकाज में नुकसान होगा। और यहां अगर एक अर्धचंद्र की रेखा बन करके ऊपर गई हो तो ये विदेश यात्रा की रेखा बन जाती है, समुद्र पार जाने का योग बन जाता है। और अगर ये थोड़ा सा उठा हुआ भाग है तो मन का मजबूत आदमी होगा, लेकिन अगर ये दबा हुआ पिलपिला और पिचपिचा है तो आदमी मन का बहुत निर्बल होगा। हाथ जब मिलाते हैं तो एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ते हैं तो उससे सामने वाले के व्यक्तित्व का पता चल जाता है। हाथ के हथेली की संरचना जो है ये मनुष्य के जीवन के बारे में बहुत कुछ कहती है। तो जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर 5वें भाव में हो तो नौकरी पेशा लोगों के लिए शुभ होता है, लेकिन चंद्रमा की ये स्थिति कारोबारियों को तनाव देती है। कुंडली में चंद्रमा सूर्य, चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु का ग्रहण योग हो तो सरकारी नौकरी ना मिलने से भी तनाव होता है। कुंडली में चंद्रमा अगर अशुभ है तो व्यक्ति को नौकरी और बहुत संघर्ष के बाद मिलती है और इसके कारण भी तनाव बढ़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। आज हम बहुत ही दिलचस्प चर्चा कर रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि हम सभी को स्ट्रेस होता है और ये चिंता क्यों होती है, तो इसका नाता जो है वो हमारी कुंडली से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा अगर अच्छा है तो आप कम स्ट्रेस में रहेंगे, चंद्रमा अगर खराब है, किसी पाप ग्रह का उस पर असर है तो दिक्कत आएगी, स्ट्रेस होगा। तो चंद्रमा के कारण आपके जीवन में तनाव की स्थिति है, तो अब इसके लिए उपाय क्या करें? पंडित जी ये बताइए। तमाम स्थिति तो आपने बता दी कि कितना तनाव होता है, क्या वजह है, लेकिन वो उपाय जो हमें इससे उबार ले, स्ट्रेस से हम बाहर आ जाएं। देखो, अगर मनुष्य का शरीर मिला है तो दुख सुख दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और ये जीवन में होना है जी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि केवल दुख आए और सुख न आए और सुख आए और दुख न आए। जैसे सृष्टि को चलने के लिए दिन और रात की आवश्यकता है,
अंधेरे और उजाले की आवश्यकता है, उसी तरह से जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए दुख सुख का सामंजस्य जरूरी है। लेकिन हम उस दुख से विचलित न हो जाएं, हम उस दुख से चलायमान न हो जाएं, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा प्रयास यह है कि हमें अपने मन मस्तिष्क को संतुलित रखने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा के कारण जीवन में तनाव आता है, ये तो बड़ी सच बात है, क्योंकि चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है और मन की जैसे स्थिति होती है आरोह और अवरोह की, वैसे मनुष्य का जीवन हो जाता है। लेकिन इसका समाधान जान लीजिए। पहली बात तो ये कि हर रोज स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करिए, क्योंकि मन के साथ आत्मा भी बहुत बड़ी चीज है और सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। सूर्य की उदय होते हुए किरणों का प्रभाव अगर आपके ऊपर पड़ेगा तो आपका आत्मबल मजबूत होगा। सूर्य को जल अर्पित करिए, गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए और हो सके तो रोज, नहीं तो हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा अवश्य करिए। हर महीने की एकादशी को व्रत करें। लेकिन सुहागिन महिलाओं को बताना चाहूँगा कि आप एकादशी का व्रत तभी कर सकती हैं जब आपके पति एकादशी का व्रत करने का अधिकार दें, वरना एकादशी का व्रत आपके लिए हानिकारक होगा। नशीली चीज़ों से परहेज करें। चंद्रमा और शनि की द्वितीय भाव में स्थिति या दृष्टि व्यक्ति को अल्कोहलिक बना देता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि चांदी के गिलास में पानी पिए। चंद्रमा अगर कमजोर भी है और गलत भाव में भी बैठा है तो चांदी में बनी हुई मोती की अंगूठी आपको पहन लेना चाहिए। डिप्रेशन से परेशान हैं तो सोमवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। इससे तनाव अगर आपके शरीर में रहता है, ज़्यादा सोचते हैं, डर है या मन में वहम के शिकार हैं, काले जादू का आपको भ्रम है, भूत प्रेत की आपको शंका है, किसी के किए कराए की यदि आपके ऊपर शंका है, तो शंका में जिंदगी मत बर्बाद करो। आप एक रुद्राक्ष की माला गले में धारण करो, माथे पर त्रिपुंड लगाओ भस्म का, और एक रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर के बैठ जाओ 24 मिनट ओम नमः शिवाय करने के लिए। भगवान शिव भूतनाथ हैं भैया, और यदि आप ओम नमः शिवाय का जप 1 घंटी 24 मिनट करना शुरू कर देंगे तो 40 दिनों के बाद ही आपका पूरा कलेवर बदल जाएगा। आपके सोचने समझने की शक्ति बदल जाएगी, आपका आभा मंडल बदल जाएगा। जो लोग आपको फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे वो आपका स्वागत करने के लिए विवश हो जाएंगे। चांदी के ज़्यादा से ज़्यादा आभूषण पहनना चाहिए। महिलाओं को, शादीशुदा महिलाओं को पैर में बिछुआ, पैर में पायल, ये 2 आभूषण तो जरूर पहनने चाहिए। चांदी के ये 2 आभूषण महिलाओं के पहनने से उनके शरीर के आधे रोग ठीक रहते हैं। किसी भी प्रकार का मानसिक रोग हो तो मन ही मन आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करना चाहिए। और यदि आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम आता है और प्राणायाम के मंत्र यदि आपको आते हैं, जैसे ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सप्तुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोम, इस मंत्र का भी 9 बार उच्चारण होना चाहिए और प्राणायाम होना चाहिए। 15 सेकंड श्वास को खींचे, 60 सेकंड तक श्वास को रोकें और 30 सेकंड तक श्वास को छोड़ें। 10 मिनट तक ओम शब्द का उच्चारण करें। इसको उद्गीत प्राणायाम कहते हैं। घर में पीने का पानी साफ रखना चाहिए और इसका साफ स्थान में ही रख रखाव होना चाहिए। रात में अपने सिरहाने गिलास में या लोटे में पानी रख करके उसे ढक करके तब आपको सोना चाहिए। और हर रोज व्यायाम करना चाहिए।
संतुलित आहार लेना चाहिए। चंद्रमा कमजोर है तो रात में दूध नहीं पीना चाहिए। पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। घर के खराब नलों को हर समय ठीक कराना चाहिए। पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। इन सब उपायों को अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे चंद्रमा की स्थिति आपके लिए लाभदायी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में खराब चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी। देखिए, चंद्रमा अगर कमजोर है तो उसे मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इसके बारे में गंभीरता से सुनिए। चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर है तो उसे मजबूत बनाने के लिए, या अगर अशुभ स्थिति में है और नेत्र रोग भी आपको हुआ है तो ऐसे में चीनी की जगह शक्कर का सेवन करना चाहिए। चंद्रमा के कारण ब्लड प्रेशर, हार्ट या पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो चांदी के यंत्र की अपने पूजा स्थान में रख करके पूजा करनी चाहिए। जिन बच्चों का चंद्रमा के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगता है उन्हें गले में चंद्र यंत्र धारण करना चाहिए। बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और अपने बेटी के पैसों का उपयोग कभी भूल करके भी नहीं करना चाहिए। लालची और स्वार्थी होने से बचना चाहिए। दूसरों के साथ छल और बेईमानी भूल करके भी नहीं करना चाहिए। लोगों का सेवा करना चाहिए और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपनी माँ को अपने हृदय से ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। अभद्र भाषा का प्रयोग भूल करके भी नहीं करना चाहिए। जुआ सट्टा कभी भूल करके भी नहीं खेलना चाहिए। अनैतिक कार्यों से दूरी बनाकर रहना चाहिए। अपनी अलमारी में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा जरूर रखना चाहिए और हर समय ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। गले में रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए। माथे पर भस्म का त्रिपुंड लगाना चाहिए। ये 3 क्रियाएं अगर आपने कर ली तो मुझसे आप इस बात की पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं कि चंद्रमा का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर कम हो जाएगा और आपका जीवन धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, दिक्कत, परेशानी, संघर्ष ये हर किसी के जीवन में जुड़ा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा चिंता करें, स्ट्रेस करें। और जो उपाय आपने बताए हैं कुंडली के मुताबिक, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को वो इससे निकलने में मदद करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।